बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम हई और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। कुछ देर हुई है, बीच में कुछ वक्फा था, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और ये है कि जो लोगों के घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, कमर में भी कह सकते हैं, पाँव में भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम घुटनों के दर्द के बारे में बात करेंगे। और अब तो जवान लोगों को भी दर्द होती है कई दफ़ा जोड़ों में, तो वो इसमें ज़िक्र करेंगे हम। लेकिन उसके लिए जो जैसे वो जो होता है, जैसे रूमाटाइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो उसके बारे में बात करेंगे, वो अलहदा वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि जो मिडिल एज या थोड़ी सी बड़ी उम्र में जाके घुटनों में दर्द होती है और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, शहर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और उसकी से जनरल सेहत से ताल्लुक़ भी है, और मेरा ख़्याल है सीढ़ियों से भी ताल्लुक़ है। तो इस पे बात करेंगे। तो अब जनाब, अब इसमें जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके साइंस क्या हैं, साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, जो और ज़्यादा औरतों में होती है, लेकिन आदमियों में भी हो सकती है। तो आदमियों में भी है, औरतों में ज़्यादा है। तो एक तो इसमें क्या होगी कि घुटने कई दफ़ा सूजे हुए होते हैं और उनमें अकड़ावपन होता है। अच्छा जी, उसके बाद कई दफ़ा सुर्खी भी होगी, और जो है ना वो थोड़े से गर्म भी होंगे अगर आप हाथ लगाएंगे। और उसके बाद कमज़ोरी होगी, और कोई स्टेबल नहीं होंगे कि वो कहते हैं जी मैं चलती हूँ या चलता हूँ तो पाँव घुटना जो है मुड़ सा जाता है, और कई दफ़ा उसमें से आवाज़ें आएंगी बड़ी ख़ास, उसको अंग्रेज़ी में पॉपिंग आवाज़ या क्रंचिंग नॉइज़ेज़ आएंगी उसमें। एक जनरल बात है, हमने शुरू में जब MBBS कर रहे थे तो पढ़ा था कि भाई हर जो घुटने से या जोड़ से आवाज़ आएगी तो वो कोई ज़रूरी कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो घुटने में इस तरह दर्द आ रही है और जिसमें दर्द भी आ रही है, पेन भी हो रही है, स्वेलिंग भी है और आवाज़ आ रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, अब आ जाती है, और जो है ना कि हम उसको जैसे घुटना सीधा करना भी मुश्किल होता है, ऐसे स्ट्रेट करना, तो या उससे उसमें भी मुश्किल होती है। तो ये इसके साइंस सिम्टम्स जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब इसमें ये बात आ सकती है कि डॉक्टर से आपने कब जो है ना वो कंसल्ट करना है, डॉक्टर से कब आपने उससे मेडिकल एडवाइस या उससे दवाई आपने कब लेनी है, मैनेजमेंट कब लेनी है। तो अब इसमें यह है कि आप जब उसी तरह साइंस सिम्टम्स की बात करेंगे कि जब आप वज़न ना डाल सकें घुटने पे, और फिर यही है कि आपको उस पर कॉन्फिडेंस ना हो, एतमाद ना हो, आपको लगे कि घुटना जो है ना पूरा बोझ नहीं मेरा उठा रहा, या टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, तो लॉक हो जाएगा, या तो वो ये भी एक सिम्टम है जिससे डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए। अच्छा, और अगर घुटना सूज जाए तब भी डॉक्टर से, और मुनासिब एक होता है, ज़रा सा शक होता है जी ये मेरा पैर सूजा हुआ है या मेरा घुटना सूजा, हम देखते हैं मतलब पैर सूजने की बड़ी कंप्लेंट है कॉमन, और उसमें नाड़ें अपनी वेन्स नज़र आ रही हैं, तो स्वेलिंग होगी तो वो नज़र आएगी। तो मतलब एक होता है कि इस तरह शक होना, लेकिन अगर आपको लग रहा है भी एक घुटना ज़्यादा सूजा हुआ है दोनों से, या पहले और था और अब ज़्यादा सूजा हुआ है, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और फिर मैंने बताया कि जैसे आप उसको घुटने को पूरी तरह ऐसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ऐसे फ्लैक्स नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, तब भी करेंगे। अच्छा जी, और उसके बाद कोई आपको कोई ख़ास डिफॉर्मिटी नज़र आए, कोई घुटना टेढ़ा नज़र आए, घुटने में कोई चीज़ हड्डी बाहर हुई उभरी हुई हो, कोई वो ऐसी चीज़ नज़र आए, तब भी आप करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये एक होता है कि आप घुटने में दर्द है या रेडनेस है और साथ आपको बुखार भी हो गया, तो ये भी कई दफ़ा प्रॉब्लम होती है, और ये बड़ी कम देखी जाती है। इसको डॉक्टर्स के ज़हन में शायद इसका कम आता है। और उसके बाद एक जब कोई चोट लग जाए और उसके बाद घुटने में चोट लगी और बहुत सीवियर पेन है और ठीक नहीं हो रही, तभी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें एक और बात है कि अगर जनरल हम देखें तो औरतों में ज़्यादा है, ये घुटने की जो दर्द है औरतों में ज़्यादा है। और उसकी एक जनरल एक बात भी है कि भाई हम औरतों की थोड़ी सी एनाटमी फ़र्क होती है, थोड़ी सी औरतों की बनावट फ़र्क होती है आदमियों के निस्बत, सही है। उनकी जो हिप्स हैं वो थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, और उसका जो है ना थाई बोन्स का जो है ना, मतलब उनकी जो बनावट अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है
कि वो थोड़ी सी नीचे से चौड़ाई ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी कुछ उनका बैलेंस ऐसा होता है कि घुटनों में ज़्यादा बोझ पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से उनको ज़्यादा चांस होता है कि एक जो है ना ये इसकी घुटने की दर्द जल्दी निकलने का चांस होता है। ठीक, उसके बाद उनमें हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे औरतें इसलिए ज़्यादा इसलिए औरत होती है कि उसमें ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो ज़्यादा होता है। उससे भी जो है कहते हैं कि लिगामेंट्स जो हैं जो जोड़ों को के इर्द गिर्द लगे होते हैं, मजबूती कर रहे होते हैं, वो वीक हो जाते हैं और उससे ज़्यादा चांस होता है कि उनको डैमेज हो और वो जोड़ को नुकसान हो जाए। अच्छा जी, अब आ गई कि मेन जो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन कौन से वजूहात है जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। तो अब इसमें ज़रूरी 2-3 ही हैं जो, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो आम लोगों के लिए बनाता हूँ, तो जो ज़्यादा कॉमन चीज़ है और जनरली तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो तो लोग उसको देख सकें, सुन सकें। तो इसमें मैंने, लेकिन क्यों वीडियो में सारी चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली जो हम बना रहे हैं वो है कि भाई जो एज के साथ साथ औरतों में घुटने जो हैं या आदमियों में घुटने जो हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो बेसिकली तो हम इसको इस पे बात करेंगे, लेकिन और भी गाउट भी कॉमन है, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस भी कॉमन है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कॉमन है, जो कि जोड़ों की बीमारी है जो भाई जवानी में ही शुरू हो जाती है। छोटे जोड़ भी उसमें दर्द करते हैं और इसी तरह घुटने भी दर्द करते हैं, लेकिन जनरल हम इसमें करेंगे। लेकिन एक दफ़ा मैं सारों का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ ताकि हमारा ये जो एक वीडियो है उसमें एक साइंटिफिक वीडियो बन जाए कि भाई कोई कल को ये ना कि भाई यार ये इस बात का भी जिक्र नहीं किया, इस बात का भी जिक्र नहीं किया। तो एक जनरली एक दफ़ा हम सारों चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं। तो एक तो हो जाता है जी जो है ना, एक इसमें एंटीरियर जो क्रूशिएट लिगामेंट होता है। लिगामेंट्स होते हैं जो जोड़ के इर्द गिर्द लगे होते हैं, आप सोचो पट्टे लगे होते हैं, जिनकी वजह से जोड़ जो मजबूत होता है। तो अगर उनमें से कोई एक भी कमज़ोर हो जाए, एक भी उसमें चोट लग जाए तो वो टूट सकता है, उसकी वजह से उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, किसी वक्त भी जोड़ निकल सकता है और आपका बैलेंस नहीं रहता तो आपको और दर्द भी होती है। तो अच्छा जी, तो उसके बाद क्या होता है जी, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, नी बोन्स की। उसके बाद नी कैप जो पटेला कहते हैं जिसको, उसका भी फ्रैक्चर हो जाता है कई दफ़ा। अच्छा, मेनिस्कस होते हैं, वो जो है वो ये कार्टिलेज होते हैं और इसके रबरी कार्टेज होते हैं, इससे आपको जो है ना शॉक एब्जॉर्बर टाइप चीज़ होती है, तो वो टूट सकता है, टॉन हो सकता है, वही किसी ज़ोर से आप नीचे गिरें, कोई चोट लग जाए। फिर नी बर्साइटिस होता है कि बड़ी बड़ी थैलियाँ सी होती हैं जो रगड़ कम से कम लगे आपके जोड़ में, तो उसके लिए उन्होंने रखा होता है कि टेंडन और लिगामेंट जो है ना उनमें आपस में ना इतना स्मूथली वो जॉइंट के इर्द गिर्द फिर सकें, तो उनकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। और वही जैसे मैंने बताया नी कैप का भी टेंडनाइटिस हो सकता है। अच्छा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो चोट से या ये जो होती हैं आपकी डिजेनरेटिव चेंजेस से, जो एज के साथ साथ जो चेंजेस हो रही हैं उनके साथ जो है ना वो कोई बोन या कार्टिलेज जो है ना वो छोटी मोटी कोई हड्डी का पीस उसके अंदर फिर रहा हो सकता है, कार्टिलेज का हो सकता है, फ्लोट कर सकता है, लूज बॉडी ऐसी हो सकती है, ठीक है। और इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम एक होता है। अच्छा जी, उसके बाद डिसलोकेटेड नी कैप की डिसलोकेशन हो सकती है, हिप और फुट पेन हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन जो मैंने बताया सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। वो ये उम्र के साथ डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है और इसको जनाब डिजेनरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं और ये सबसे कॉमन आर्थराइटिस है। वियर टियर उम्र के साथ साथ रगड़ लगनी उसके साथ ही होता है, इसको हम आगे डिटेल में फिर बात करते हैं। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मैंने बताया वो ऑटोइम्यून है। ऑटोइम्यून बीमारियाँ बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, जैसे थायराइड की भी है, आर्थराइटिस भी है, तो इसी तरह बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, उस पे भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे अनकरीब। तो वो भी है, उसमें नी भी हो सकता है। अच्छा, गाउट है जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, ये भी पता नहीं क्या हुआ है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे बंदे का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो कोई भी दर्द होगी वो बढ़ जाएगी या किसी भी जोड़ में वो दर्द हो सकती है इसकी यूरिक एसिड की वजह से, तो उसको हम गाउट कहेंगे। अच्छा जी, फिर एक सूडो गाउट होता है।
इसमें वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल की बजाय कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं और घुटना दर्द करने लग पड़ता है। और एक है सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस मैं आपको बताऊं, ये इन्फेक्शन हो जाती है और वो किसी भी जोड़ में स्वेलिंग हो सकती है और बुखार हो सकता है। एक दफ़ा मेरा क्लिनिक है सर्विस अस्पताल के करीब ही है, तो एक दफ़ा एक पेशेंट आई है सर्विस अस्पताल के आर्थोपेडिक वार्ड में, 3-4 दिन दाखिल रही और उसके जोड़ थोड़ा सा सूजा हुआ था और वो दाखिल रही, लेकिन वो डायग्नोस कुछ ना हुआ। कुछ दिन रह के दवाइयाँ दर्द की लिखवा के, कैल्शियम विटामिन डी की लिखवा के आ गई, लेकिन उसे फ़र्क कोई ना पड़ा, थोड़ा थोड़ा बुखार था। तो हमारे पास आई। अब हम तो फैमिली फिजिशियन बदनाम भी हैं कि हम एंटीबायोटिक्स वगैरह ऐसी दे देते हैं, और सबसे ज़्यादा सेफ्ट्रैक्सोन भी बड़ा मशहूर है हमारा, ये ऑक्सीरिल टाइप जो टीका होता है। तो मुझे लगा कि इसको इन्फेक्शन है, कोई बुखार लग रहा है, तो मैंने वो मेरे पीछे पड़ गए वो कि जी नहीं डॉक्टर साहब हमें आप, वो तो उन्होंने तो छुट्टी दे दी है, तो लेकिन हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, तो प्लीज़ आप ही कुछ करें। तो मैंने उनको एक शॉट जो था ना सेफ्ट्रैक्सोन का दे दिया 1 ग्राम का। तो अगले दिन वो आए तो वो काफ़ी बेहतर थे, तो हमने 2-3 इंजेक्शन उनको लगे, तो वो मिस हुआ था शायद, और वो सेप्टिक आर्थराइटिस ही था। तो इस तरह यह इन्फेक्शन भी हो सकती है, तो इसलिए आपने सारी चीज़ें देखनी है। अच्छा जी, अब ये हो क्यों रहा है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, ये सबसे ज़रूरी है। इलाज तो ये ऐसी बीमारी है शायद जिसको इलाज बड़ा मुश्किल है और उसमें बड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब ये चीज़ टूट फूट गई है, उसको बंदा कितना ठीक कर सकता है। तो इसलिए इसमें आप ज़रा ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हम इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे उससे, वो और डाइट में हमारी बहुत ज़्यादा कार्ब्स आ गई हैं, मीठा आ गया है, बड़ी मज़ेदार चीज़ें बन गई हैं, बेकरी के बहुत सारी चीज़ें हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं। उससे क्या हो रहा है, इवन जो लोगों के घर काम करने वाले लोग, गरीब लोग भी हैं, वो भी नान या डबल रोटी, बिस्किट, रस, पाकर खानी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और मीठा बहुत खाते हैं, तो उससे वज़न ज़्यादा हो रहा है। तो पहला तो आ गया जी एक्सेस वेट है कि वज़न ज़्यादा होगा, तो उसके साथ क्या होगा कि आप आम काम भी कर रहे हैं, चल रहे हैं और तो वो उससे भी आपका जो है ना वियर टियर ज़्यादा होगा, जल्दी थोड़ी एज में ही जाके घुटने दर्द करने लग पड़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ गई सीढ़ियाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब जब मेरे पास जो भी पेशेंट आता है तो मैं उससे पूछता, तो समझ लें कोई अगर 10 पेशेंट है तो 9 में के घर में सीढ़ियाँ होती हैं। और बहुत सारे लोग, लाहौर शहर है जैसे, तो बहुत सारे लोग गांव से शहर में आते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, तो वो आते हैं। तो अब लोगों ने बड़े बड़े लंबे ऊंचे ऊंचे घर बनाए हुए हैं, अगर सर्वेंट क्वार्टर है वो भी ऊपर है, तो कोई तीसरी मंजिल पे रह रहा है, कोई चौथी मंजिल पे रह रहा है, तो सीढ़ियाँ बहुत इस्तेमाल करते हैं। किसी का टॉयलेट ऊपर है, किसी का किचन ऊपर की मंजिल पे है, तो औरतें बार बार ऊपर जाती हैं या आदमी जाते हैं, ज़्यादा औरतों में है, तो उसकी वजह से भी बहुत जल्दी जो है ना घुटने ख़राब होते हैं। फिर जब आप सफाई करने वाले लोग हैं जो नीचे बैठ के जैसे टाकी लगाते हैं या नीचे बैठ के झाड़ू फेरते हैं, जैसे नीचे उठना बैठना जिनका ज़्यादा होता है उसमें भी VA/TA ज़्यादा होता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सबसे जो ज़रूरी फैक्टर है, एक जनरल हमारी डाइट और ओबेसिटी तो है ही है, वज़न ज़्यादा होना तो है ही है, लेकिन स्टेयर्स उसमें बहुत बड़ा कम है कि बहुत ज़्यादा बहुत मंजिला घर बन गए हैं, और वो छोटे छोटे घर, बहुत ज़्यादा मंजिलें हैं उसकी, और नीचे वाली मंजिल में तो एक ही बंदा रह रहा होता, एक फैमिली रह रही होती है, ज़्यादातर फैमिलीज ऊपर वाली मंजिलों में रह रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी मसल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कम हो गई है। सही, वही है कि हम इतना ज़्यादा जो है ना काम नहीं करते, और जब उसमें फिर यह है कि ज़रा दर्द होना शुरू होती है तो और अब चलते काम है तो और टांगें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं या ऑक्यूपेशन ऐसे हैं, वही मैंने बताया, सफाई करने वाले लोग नीचे बैठ के सफाई करेंगे और सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ेंगे, और स्पोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें स्क्वॉश खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई है तो, या कोई और जो बाहर की में तो और सारे स्केटिंग है, आइस हॉकी, इस तरह की बहुत सारी गेम्स है जिसमें जो हमारे भी 1-2 दोस्त हैं जो स्क्वॉश खेलते थे, उनके भी घुटनों में प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए यह है कि बहुत अच्छे शूज़ यूज़ करने चाहिए, बड़े हिसाब से उसके लिए एक्सरसाइजेज़ किया करनी चाहिए, घुटने को बचाना चाहिए। तो अगर एक दफ़ा इंजरी हो जाए तो उसके बाद उसको दोबारा इंजरी होने का भी चांस हो जाता है। अच्छा, तो इसमें जो अब क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल बात है। देखें, हार्ट डिज़ीज़, आपकी जो है ना डायबिटीज़, शुगर और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, और ये नी
की इंजरी और या नी की पेन, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ वेट रिड्यूस करने से ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो कि बहुत मुश्किल काम है। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो वेट ना कम करने की वजह से अपना जो कैरियर जो है, अपना प्रोफेशनल कैरियर जो है ना, वो छोड़ देते हैं बेचारों का माली नुकसान भी होता है। तो कितना मुश्किल है कि अगर आप अपना वज़न थोड़ा सा कम कर लें तो घुटने ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है तो वो चाहे अगर किराए का घर है तो कोशिश करे मकान बदल ले, ठीक है, क्योंकि ये उसके बगैर बिल्कुल चारा नहीं है। अगर आप सारा दिन सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप दिन, जैसे नमाज भी हम कहेंगे कि आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ लें, ठीक है, इसी तरह आप नीचे बैठ के कोई चीज़ ना लें, कुर्सी पे अब आप किसी चीज़ पे बैठ के काम करें। अच्छा जी, तो और जो भी गेम खेलें उसको भी बड़ी एहतियात से खेलें, और उसकी जो प्रैक्टिस करें वो भी बड़े तरीके से करें, और स्ट्रॉन्ग हों, पहले वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग भी करें, ताकि आपको कोई इंजरी होने का चांस भी कम होता जाए। और जो है एक्सरसाइज जो है ना उसको बड़े एहतियात से करें, जैसे स्विमिंग कर सकते हैं आप, और वॉक कर सकते हैं। वॉक भी मतलब जॉगिंग नहीं कर सकते आप अगर नी का प्रॉब्लम है, लेकिन लंबी वॉक खड़े रहेंगे तभी ये दर्द होगी। तो आप इस तरह करके इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपके घुटनों पे इतना वज़न ना पड़े। मतलब जैसे आप इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे बैठे बैठे, तो इससे आपको ये सामने वाले जो मसल्स हैं, ये क्वाड्रिसेप्स जो होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर लेट के पिछली टांगें ऊपर करेंगे तो इससे आपके हैमस्ट्रिंग वगैरह होंगे। तो ये है कि घुटने में वज़न डाले बगैर आपने एक्सरसाइज करनी है। अच्छा जी, तो अब इसका डायग्नोज कैसे करेंगे डॉक्टर साहब जो है ना, वो इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले तो वो आपकी घुटने को गौर से देखेंगे, उसकी स्वेलिंग देखेंगे, उसकी कोई उसमें दर्द हो रही है, वो गर्म तो नहीं है, ठीक है, देखने में कहीं से कोई नील पड़ा हुआ है, कहीं से कोई ब्रूजिंग हुई है, ठीक है। तो फिर वो आपकी मूवमेंट देखेंगे घुटने की, भाई कितना घुटना मूव कर रहा है, इसमें मूवमेंट में दो लिमिटेशन तो नहीं है, और हर जो डायरेक्शन में उसको मूव होना चाहिए वो हो रहा है, और उसको घुटने को खींच के दबा के देखेंगे तो कि उसकी चीज़ों में आवाज़ तो नहीं आ रही, उसमें कोई चीज़ें टूटी हुई तो नहीं है, सही है। तो उसमें वो आपकी ये जो है ना, ये जो पुश एंड पुल हो गया, इसका सारा देख लेंगे। अब क्या टेस्ट आप कौन से कराएंगे? तो अब हम जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं और आदमी भी आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, औरतें, मैंने बताया ना ऑस्टियोआर्थराइटिस औरतों में ज़्यादा है जनरली, मैंने यहाँ देखा है। तो उसमें हम उनको कहते हैं जी एक्सरे करा के आप आएँ। एक्सरे में अक्सर उनकी जो स्पेस है, जो घुटने की स्पेस है वो कम हुई होती है, हड्डियाँ करीब आ गई होती हैं, आपस में रगड़ रही होती हैं, सही है। उसके बाद आप कर सकते हैं जी जो है सीटी स्कैन हो सकता है, उसके बाद जिससे आपकी जो बोनी चीज़ें हैं ना वो पता लग जाएंगी। अल्ट्रासाउंड उसका हो सकता है, उसमें सॉफ्ट टिश्यू का पता लग जाएगा कि उसके नी के अंदर उसके इर्द गिर्द जो गोश्त है, जो सॉफ्ट टिश्यू है। फिर एमआरआई जो होता है वो उसमें भी पता लग जाएगा, वही सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज़ का पता लग जाएगा, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, मसल्स। अब तो इसमें ये सारे इन टेस्टों से आइडिया हो जाएगा कि भाई कि क्या हो रहा है, और वो इसके बाद लैब के टेस्ट में होंगे। अच्छा, लैब के टेस्ट में हो सकता है कि भाई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना। तो फिर आप जोड़ में ना जो आर्थ्रोसेंटिसिस होता है, जोड़ के अंदर से भी, अंदर को भी देख सकते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद वो उसमें के अंदर से आप फ्लूइड निकाल के तो उसको भी देख सकते हैं, उसको भी लैब टेस्ट कर सकते हैं, नीडल, और उसको नीडल से निकाला और इसको कहते हैं आर्थ्रोसेंटिसिस। अच्छा जी, सीबीसी कराया, आरए फैक्टर कराया, ठीक है। अब ये फिर वही बात मैं करूँगा जिसमें अब आप इसको हम अलहदा भी डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। तो एक तो उसमें सीबीसी में और ईएसआर या होगा या सीआरपी जो होगा वो बहुत ज़्यादा उसमें रेज्ड होगा रूमेटॉइड जो है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और आरए फैक्टर का पॉजिटिव होने का बहुत चांस है। और फिर एंटी-सीसीपी भी उसमें पॉजिटिव होगा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो और एएनए भी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये अब डॉक्टर साहब की बात है, लेकिन मैंने बताया ना कि अब आपको जो वीडियो हम ज़रा कंप्लीट करने के लिए इन चीज़ों का नाम लेते हैं, तो बड़े आसान से टेस्ट हैं, ये टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए ताकि आपको ये पता होना चाहिए
कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है, कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। और डॉक्टर साहब के लिए बड़ा आसान है और बहुत, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, जैसे अब मैं ये शाह जमाल में प्रैक्टिस करता हूँ तो हमारे करीबी सर्विस अस्पताल है, PIC है, दिल का अस्पताल है, तो इनकी लैब्स गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया है, मेन रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर खोल दिए हैं और वो तकरीबन मेरा हाल है 12-12 घंटे खुली रहती हैं। शायद सर्विसेज हॉस्पिटल की लैब के बारे में तो मैंने सुना है कि वो 24 घंटे खुली रहती है। तो इंतहाई सस्ते टेस्ट होते हैं और बड़े अच्छे अथेंटिक किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं, क्वालिफाइड वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पूरी की पूरी टीमें बैठी हैं। तो कोशिश करें कि वो, अगर आप जो अमीर आदमी हैं वो तो अब प्राइवेट अच्छी से अच्छी लैब से करा सकते हैं, और लेकिन जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं वो यहाँ से कराएं। अमीर लोग भी यहाँ से करा सकते हैं क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप टेस्ट ज़रूर कराएं। और शायद ये NTCCP जो है ये थोड़ा सा महंगा होगा और शायद यही 2-3 हज़ार का होगा। बाकी टेस्ट जो है ना वो तो 1000 रुपये में ज़्यादा टेस्ट हो जाएंगे किसी भी सरकारी जगह से आप कराएंगे तो। अच्छा, अब इसका आ जाता है जी इलाज जो है वो फिर है कि दवाइयाँ हैं और वर्जिश है, फिज़ियोथेरेपी है, और उसके बाद अगर बहुत दर्द है तो इसमें दवाइयाँ फिर डॉक्टर हज़रात से देख लें आप। बहुत सारी, अगर आप जनरल सादी सी ज़ुबान में, क्योंकि वीडियो मैं सादे लोगों के लिए बना रहा हूँ, एक ब्राउन कलर की छोटे साइज़ की गोलियाँ होती हैं जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन वो बड़ी वो इस तरह होती हैं कि कुछ अरसा खाएंगे तो मैदे में कोई प्रॉब्लम होने की चांस हो सकता है। मैदे का जो है ना, मैदे की दर्द निकल आएगी, फिर आप ये दर्द भूल जाएंगे, मैदे की दर्द के लिए शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि डॉक्टर साहब की जो है ना उनकी प्रिस्क्रिप्शन से दवाई लें और उसके बाद चाहे उसको देर तक खाते रहें। CFC को दवाई ऐसी लिखवा लें उनसे, ताकत की दवाई खा सकते हैं। और बहुत कॉमन है पाकिस्तान में विटामिन D कम होना, और हालांकि हमने जब किताबें पढ़ी तो उनमें कहा था जी विटामिन D जो है वो धूप से पूरी हो जाती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखा तो विटामिन D हम जिसको भी देते हैं उसको बड़ा फ़ायदा होता है, और जब किसी का विटामिन D टेस्ट होता है तो ज़्यादा लोगों का कम होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर एक कॉशियस कर रहा हूँ आपको कि आप ये ज़हन में रखें कि विटामिन D फैट सॉल्युबल है विटामिन, और ये बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी, तो आप बेध्यानी लगातार विटामिन D नहीं खा सकते। तो इसीलिए कोई 15 दिन बाद कोई जैसे इंजेक्शन पीने वाला होता है या 2 लाख यूनिट होते हैं तो 4, 5, 6 दफ़ा पी लें तो काफ़ी है। क्योंकि हमने, और बहुत सारे डॉक्टर साहबान ऐसे भी कहते हैं कि जी इसका इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है जी। बहुत बड़े बड़े हमारे उस्ताद गुजरे हैं, वो भी यही कहते रहे हैं कि भाई अभी भी कहते हैं कि ये इंट्रामस्कुलर लगाना ज़रूरी है, उसके बगैर विटामिन D पूरा नहीं होता। लेकिन हमने बहुत देखा है कि जो भी लोग हमसे विटामिन D लेके गए हैं, मैं बहुत सारे विटामिन D रखता भी हूँ कई दफ़ा, और जब आप बहुत ज़्यादा इकट्ठी ख़रीदें तो सस्ती भी मिल जाती हैं, तो कई दफ़ा हम डिज़र्विंग लोगों को फ्री भी दे देते हैं। तो जब उसके बाद टेस्ट मैं यूजुअली नहीं कराता, टेस्ट इतने महंगे होते हैं कि वो ख़ास तौर पे विटामिन D, विटामिन B12, कैल्शियम, ये इस तरह के टेस्ट करें तो हज़ारों रुपये लग जाते हैं। गरीब लोगों के इतने पैसे लगवाना ज़रा मुश्किल लगता है मुझे। तो लेकिन जब वो टेस्ट करवा के आते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने करवाए होते हैं, तो उसमें देखा जाए यही जाता है कि पहले करवा के गए थे तो कम था उनका विटामिन D। जब उन्होंने कुछ विटामिन D के टीके पिए तो विटामिन D पूरा हो गया। तो आपने एहतियात करनी है, 5-6 टीकों से ज़्यादा नहीं पीने, फिर अगले साल पिएँ, और अगर इससे ज़्यादा पीने हैं तो टेस्ट करा के पिएँ। सही है। अच्छा, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसके ऊपर वाले सामने वाले मसल्स और पीछे वाले मसल्स, अगर घुटने के इर्द ऊपर वाले ये सामने वाले मसल्स और ये पीछे वाले मसल्स अगर आप मजबूत कर लें तो आप जब खड़े होंगे या उस पर वज़न डालेंगे तो वो मसल्स जो हैं वही उसका बोझ उठा लेंगे तो डायरेक्ट आपके नी जॉइंट पे उतना वज़न नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी लचक और उसकी ताकत जो है ना वो आपने जारी रखनी है और वर्जिश करते रहे। फिजियोथेरेपी वो भी आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करना है, उनसे आपने कुछ दफ़ा, कोई 2-4 दफ़ा चले जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, किस तरह की जाती हैं। तो आप घर में भी माफ़ कीजिएगा, घर में भी आप बार बार फिर उनको रेगुलर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद ये अब साइंस बहुत ज़्यादा ये है, ज़रा एडवांस बातें हैं, लेकिन आपको पता होनी, हल्की सी पता होनी चाहिए कि इसके लिए इंजेक्शंस भी होते हैं
इंजेक्शन जो हैं, एक तो आम दर्द का इंजेक्शन होता है, एक जोड़ के अंदर भी इंजेक्शन लग सकते हैं और वो स्टीरॉयड भी होते हैं। और ये डॉक्टर्स आप मुनासिब समझें तो स्टीरॉयड जहाँ पे ज़रूरत होती है तो स्टीरॉयड यूज़ होते हैं। तो ये इंजेक्शन जो हैं ये जॉइंट के अंदर भी लग सकते हैं। और हाइलोरोनिक एसिड जो है ये भी जोड़ के अंदर लग सकता है, PRP भी लग सकता है, ठीक है जी। तो ये सारे जो हैं ये स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं ये इसके लिए यूज़ करते हैं और ये भी ट्रीटमेंट का एक तरीका है। उसके बाद आ जाती है सर्जरी। सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जन के पास आपको पता है सर्जरी होता है उनका मेन इलाज। तो एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है, ठीक है ना, जो बीच में कोई लूज़ बॉडी है, कोई है जॉइंट के अंदर कोई रगड़ खा रही है, वो चीज़ निकाल लेंगे। उसके बाद आ जाती है जो घुटनों की जो इसे कहते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो एक पार्शल होती है जिसमें इसका कुछ हिस्सा आधा हिस्सा या जो डैमेज है वो उसकी सर्जरी कर देते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं, बाहर से घुटना जो है ना वो डाल देते हैं। और दूसरा है कि टोटल जो नी रिप्लेसमेंट होती है। और उसके बाद ये है कि एक ऑस्टियोटोमी होती है, उसमें कुछ बोन को जो बीच में रुकावट डाल रही होती है उसको निकाल देते हैं। तो ये भी एक होता है। उसके बाद होम रेमेडीज़ हैं, आप जैसे पेन किलर होती हैं, लोग ओवर द काउंटर जो पेन किलर मिल जाती हैं, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन टाइप, वो ले लेते हैं। और बाहर और नोप्रोक्सन भी होगी, मिल जाती होगी। और फिर ये है कि इसके बाद लोग इसको टकोर कर लेते हैं, कभी ठंडे से आइस से, कभी गर्म टकोर कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इसकी हल्का सा किसी लुब्रिकेंट से किसी चीज़ से इसकी मालिश करवा लेते हैं कुछ इसके क्रेप बैंडेज वगैरह बांध लेते हैं, कोई गर्म पट्टी लपेट लेते हैं और उसके बाद इसको ऊंचा रख लेते हैं और तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो अब इसमें थोड़ा सा इसको अब एक दफ़ा ख़ुलासा फिर बयान कर देता हूँ ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, ख़वातीन में ज़्यादा है। हम ज़्यादा इस वक्त ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं जो बड़ी एज के साथ साथ घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारा वज़न ज़्यादा होने का है। वज़न ज़्यादा होने का वजह खुराक है हमारी, मैदा, गंदम और फाइबर कम होता गया और जो है ये प्रोसेस्ड खाने आ गए, नान, डबल रोटी, बाकर खानी, रस और इस जंक फूड तो हर बंदा नहीं खाता, लेकिन बेकरी की अक्सर मैं किसी मरीज़ से पूछता हूँ तो वो कहता है मैं 2 रस खा के आया हूँ, वो कहता है मैं बाकर खानी खा के आया हूँ। तो इससे बड़ी तेज़ी से वेट गेन होता है। बाकर खानी में अक्सर चर्बी डाली जाती है और घी डाला जाता है, तो मतलब मैदा। उसके बाद आगे शुगरी ड्रिंक्स, सब बोतलें पीना तो हम अपना बड़ा मजहबी फरीज़ा समझते हैं। और इसके बाद चाय में लोग बहुत ज़्यादा चीनी डालते हैं और बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। और एक साहब मुझे बता रहे थे सर मुझे ख़ारिश होती है तो कोई चाय वजह नहीं। मैंने कहा नहीं यार, चाय की क्या वजह हो सकती है, 1-2 कप पीने से क्या होता है। कहता है मैं 15-20 कप पी लेता हूँ। मैंने कहा वो कैसे। कहता है जी मैं पता नहीं कोई काम करता हूँ, फील्ड में फिरता हूँ, तो मैं जहाँ जाता हूँ लोग चाय पिलाते हैं और मेरे से इनकार नहीं होता, मैं चाय पीता रहता हूँ। अच्छा, तो इससे उसके बाद सीढ़ियाँ, ज़्यादा जो मल्टी स्टोरेड घर बन गए शहरों में, लाहौर में। अब आप अगर कंपेयर करेंगे तो अगर गाँव में जाएंगे, गाँव में 40-45 साल के इतने लोगों का घुटने ख़राब नहीं होंगे जितने आपको लाहौर में या मुल्तान में या गुजरांवाला में मिलेंगे। बड़े शहरों में जहाँ मिलेंगे, लाहौर में ज़्यादा मिलेंगे, कराची में ज़्यादा मिलेंगे। तो लिफ्टें वगैरह होती कम हैं, लिफ्टें इतनी इस्तेमाल नहीं होती, लिफ्टें ज़्यादा बिल्डिंगों में होती नहीं, तो इसलिए सीढ़ियाँ लोग प्रेफर करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज समझ के भी सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं कि मैं तो जवान, लेकिन जब सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो भी घुटनों पे बुरा असर डालेंगी, क्योंकि सीढ़ियाँ की इतनी अच्छी बनी नहीं होती और हर चीज़ की एक लिमिट है, आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं सीढ़ियाँ। अच्छा जी, उसके बाद यूरिक एसिड आपने बढ़ने नहीं देना, उसके बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद विटामिन डी, जैसे हमने बताया विटामिन डी पूरी रखें, कैल्शियम, ठीक है। तो इस तरह जो बाज़-औक़ात ये हमारा शायद एक पॉइंट रह गया कि जब औरतों में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक रही होती है, मीनोपॉज या पोस्ट मीनोपॉज, उस वक्त भी जो है कुछ कमज़ोरी हो रही होती है और उस वक्त भी कैल्शियम, दूध पीना ज़रूरी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, विटामिन सी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ों का यही है कि ये चीज़ें से और एक्सरसाइज, वॉक करना
और जो है ना अगर कोई गेम खेलता है तो उसमें भी बड़े किसी समझदार डॉक्टर से मशवरा करके करना। अगर ये शुरू हो गई है कोई प्रॉब्लम तो किसी जो है कोई पढ़ा लिखा फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मशवरा करें, उनका फील्ड है ये। और डॉक्टर साहब से के पास ज़रूर जाएं, आप दवाइयाँ खाएं, और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं और कि सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी ज़रूर कराएं। तो बहुत शुक्रिया जी।